नमस्कार, मैं श्याम नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का द डॉन एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे 2021 महिला सशक्तिकरण के ऊपर। द डॉन एक्सप्रेस परिवार की तरफ से 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। अब सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। खेत से लेकर सड़क और कोर्ट तक आवाज बुलंद करती भारत की महिलाएं। इस साल महिलाओं ने पितृशाही और मनवादी सोच को चुनौती देकर तमाम आंदोलनों में न सिर्फ अपनी हिस्सेदारी दिखाई बल्कि उन आंदोलनों की अगुवाई भी की। आज महिलाएं न सिर्फ अपने समुदाय के बल्कि सभी के अधिकारों के लिए सड़क की लड़ाई लड़ रही हैं। साल 2021 में इस देश को कई बार महिलाओं ने अपने आंदोलन और संघर्षों से झकझोरा है। एक और किसान आंदोलन ने नारे लगाती महिलाएं सत्ता की नींद को उड़ा दी, तो वहीं दूसरी ओर प्रिया रमानी की जीत ने सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों के खिलाफ महिलाओं को खुलकर बोलने का हौसला दिया। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 33 जजों में से 4 महिला जज की नियुक्ति की गई, जिसे न्यायिक व्यवस्था में लैंगिक समानता की ओर बढ़ते हुए कदम की तरह देखा गया। दूसरी ओर शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ दीपा मोहनन की संघर्ष अंधेरे में रोशनी की उम्मीद बनकर सामने आया। इसी साल भीमा कोरेगांव मामले में जमानत पर सुधा भारद्वाज की रिहाई का फरमान आया, तो वही आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाली राजनीतिक और पर्यावरण एक्टिविस्ट हिडमे मरकाम की गिरफ्तारी भी हुई। यह साल कई खट्टी मीठी यादों के बीच रहा। जूझने का संघर्ष, जीत की खुशी और हर परिस्थिति में डटे रहने की सीख इसके पिटारे में सबसे खास है। बीते साल शाहीन बाग की आग ने महिलाओं के आंदोलन की एक नई मिसाल पेश की, जो इस पूरे साल उदाहरण बनी रही। अपने हक से लेकर सामाजिक सरोकार सभी मामलों में महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आईं, खुलकर सत्ता से लोहा लिया, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया। प्रतिशतात्मक समाज में जहां औरतों का दायरा घर की चारदीवारी ही समझा जाता है, वहीं अब महिलाओं ने इस मनवादी सोच को चुनौती देकर तमाम आंदोलनों में न सिर्फ अपनी हिस्सेदारी दिखाई बल्कि उन आंदोलनों की अगुवाई भी की। आज महिलाएं न सिर्फ अपने समुदाय के बल्कि सभी के अधिकारों के लिए सड़क की लड़ाई लड़ रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं 2021 में महिला आंदोलन और उनके संघर्षों की कहानी पर। साल 2021 किसानों और उनके आंदोलनों के नाम रहा। लगभग 378 दिन तक चले इस आंदोलन ने लोकतंत्र में संघर्ष के भविष्य को जिंदा रखने की उम्मीद कायम की। सरकारी फैसलों के आखिरी रास्ता न मानकर विरोध की आवाज बुलंद करने का हौसला दिया और आखिरकार एकजुट होकर जीत का जश्न मनाने का मौका भी। किसान आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा महिलाएं भी रहीं, जो अपने अधिकारों के लिए दिल्ली की सड़कों तक आईं। महिलाएं दिल्ली चलो आंदोलन की महज समर्थक ही नहीं बल्कि उसमें बराबर की भागीदारी भी रही। उन्होंने दिल्ली के सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक की लड़ाई लड़ी और अंत में सरकार को झुका दिया। इस पूरे साल को समयानुसार देखें तो बहुत कुछ ऐसा होता रहा जिसमें वर्तमान समय में भारतीय नारीवाद आंदोलन को मजबूती देने के साथ साथ अलग अलग तरह के विचार विमर्श करने पर उनके समावेशी होने की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। इसी साल फरवरी में अदालत ने प्रिया रमानी की जीत का फैसला आया। ये जीत सिर्फ प्रिया की ही नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं की जीत और उम्मीद थी जिन्होंने वर्क प्लेस पर यौन शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी। इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस और द मिंट का हिस्सा रह चुकी वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी ने मीटू अभियान के दौरान तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। वो एमजे अकबर पर यौन शोषण पर का आरोप लगाने वाली पहली भारतीय महिला थी। हालांकि प्रिया के यह पोस्ट करने के कुछ घंटों के अंदर ही कई महिलाओं ने उनकी बात में हामी भरते हुए अकबर पर उनके साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाए। प्रिया के बाद मी टू अभियान के तहत ही 20 महिला पत्रकारों ने अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। चारों ओर से घिरे एमजे अकबर को उन आरोपों के बाद 17 अक्टूबर 1918 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। तब आंदोलन ने अपने फैसले में साफ तौर पर अदालत ने कहा कि सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन शोषण कर सकता है। अदालत के मुताबिक किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की कीमत पर नहीं की जा सकती है। यह फैसला उन्हीं मायनों में अहम था। न्यायपालिका में लैंगिक समानता का मुद्दा बीते काफी समय से सुर्खियों में रहा है। ऐसे में इस साल सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 3 महिला जस्टिस के पद के लिए शपथ लेना ऐतिहासिक ही रहा।
31 अगस्त को जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस BM त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की शपथ ली, जिसके बाद पहली बार किसी महिला के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की संभावना बनी है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत 34 पदों में से अब 33 भर चुके हैं। चीफ जस्टिस BV रत्नाकरन वरिष्ठता के हिसाब से साल 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। यह 1935 से बनाए गए फेडरल कोर्ट की जगह स्थापित हुआ था। इसके बाद से अब तक 48 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई महिला भारत की चीफ जस्टिस नहीं बनी है। CJI रमाना कई बार न्यायपालिका में 50% से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात को उठाते हुए कह चुके हैं कि महिला आरक्षण अधिकार का विषय है, दया का नहीं। एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में आरोपी अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज 3 साल कैद में बिताने के बाद आखिरकार 9 सितंबर को जमानत पर जेल से रिहा हो गई। सुधा को इस मामले में पुणे पुलिस के ने कसाव वाले भाषण के आरोप में अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया था। सुधा जब जेल से बाहर आई तो उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, जो इस बात का प्रतीक थी कि वो जुल्म सितम के आगे अभी हारी या डरी नहीं है। वो अपनी लड़ाई, अपने संघर्ष के लिए तैयार है। मालूम हो कि सुधा अमेरिका में पैदा हुई थी, लेकिन जब सिर्फ 11 साल की थी तभी भारत आ गई थी। उन्होंने IIT से गणित की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान ही वो सुदूर अंचलों में आने जाने लगी हैं। और 1986 में छत्तीसगढ़ जनमुक्ति मोर्चा के मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी से मिली और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के संघर्ष में शामिल हो गई। सुधा ने ग्रामीण आदिवासियों की आवाज सुनी, गरीबों मजलूमों का सहारा बनी, उनके हक के लिए कानूनी पढ़ाई पूरी की और लगातार समाज के निचले तबके के लिए काम करती रही। जिस महिला ने सुखों को त्याग कर अमेरिका की नागरिकता छोड़ भारत के एक ऐसे क्षेत्र के लोगों के न्याय के लिए लड़ना चुना जो कॉरपोरेट प्रशासन नक्सलवाद का शिकार है, उन महिला को जेल में रखकर किनका भला हो रहा है यह भली भांति समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और सरकार में शामिल आला अधिकारियों के बीच बीते कुछ सालों से एक जाना पहचाना नाम है। 28 वर्षीय हिडमे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांव बुड़गुम से आती है और आदिवासियों की समस्याओं और सरकार और मीडिया के समक्ष जोरदार तरीके से रखती रही हैं। वो छत्तीसगढ़ के महिला अधिकार मंच से भी जुड़ी रही हैं और जहां पर वह आदिवासी महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती रही। हिडमे उन महिलाओं पर हो रहे पुलिसिया हिंसा की बात भी बड़े पैमाने पर रखती रही हैं। हिडमे की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक एक दिन बाद 9 मार्च 2021 को दंतेवाड़ा के समेली गांव से हुई। यहां 2 युवा लड़कियों की याद में एक सभा का आयोजन किया गया था, जो कथित तौर पर पर्लिम कस्टडी में यौन हिंसा की शिकार हुई थी। इस उत्पीड़न के बाद दोनों ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। इसी सभा में पुलिस बिना वारंट हिडमे को करीब 300 लोगों के सामने से घसीटते हुए अपने साथ ले गई थी। तब से वह जगदलपुर जेल में बंद है। हिडमे पर कई मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें UPA भी शामिल है। यह सच है कि तमाम एक्टिविटिस्ट जो जेलों में बंद हैं उनके लिए निरंतर मुख्य धारा से आवाजें उठती रही हैं, लेकिन हिडमे मरकाम के लिए ये आवाजें तीव्रता से नहीं उठ सकी। तब क्या यह समझ लेना चाहिए कि सत्ता विरोधी आवाजें भी हाशिए किए गए समुदायों की लड़कियों से में भेदभाव रखती हैं? बीते कई सालों से अलग अलग तरीकों से शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे ही एक भेदभाव के खिलाफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम केरल की एक दलित PhD स्कॉलर दीपा मोहनन ने 11 दिन की भूख हड़ताल की। दीपा लंबे समय से भेदभाव से जूझ रही थी। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर नैनो साइंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर नंद कुमार कालेरिकल्स ने खुलेआम दीपा मोहनन के साथ जातिगत भेदभाव 1 दशक तक जारी रखा। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में को गंभीरता से नहीं लिया था और आखिरकार दीपा को भूख हड़ताल करनी पड़ी, जिसे 11 दिन बाद नेशनल न्यूज ने कवर दिया। महिला सशक्तिकरण शिक्षा की बात करने वाले इस समाज में दलित छात्रों को, शोषित वर्ग से आने वाले छात्रों को अपने बुनियादी अधिकार के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी घटनाएं, तमाम घटनाएं ये सवाल छोड़ती हैं कि क्या सभी महिलाएं भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक समान हैं? क्या उनके संघर्ष एक समान है? अगर नहीं है, तब न्याय के हर एक मुद्दे को हर समुदाय की नजर से देखने समझने की जरूरत है।
इसी साल 25 सितंबर को आज़ाद देश में महिलाओं की आज़ादी मांगने वाली कमला भसीन हमें छोड़कर चली गई। कमला का निधन नारीवादी आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन उनका संघर्ष, उनके लेख एवं अन्य कई आंदोलनों की जमीन तैयार कर गए, जो हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कमला भसीन एक नारीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो लैंगिक समानता, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, मानवाधिकार और दक्षिण एशिया में शांति जैसे मुद्दों पर साल 1970 से लगातार सक्रिय थी। कमला एक कवि, लेखक, समाजसेवी होने के साथ साथ लंबे समय से महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करती रही और लगभग 4 दशकों से देश और विदेश से महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करती रही थी। कमला भसीन का पूरा जीवन ही उनके कार्य का परिचय है। वो अपनी और सभी महिलाओं की आजादी की बात समाज के सामने मुखर ढंग से रखती थी। प्रतिष्ठात्मक विचारों से लोहा लेती हुई खुद को आवारा कहती थी। समाज द्वारा शोषित पीड़ित महिलाओं के लिए धरातल पर काम करने वाली कमला हमेशा अपने नारीवादी विचारों और एक्टिविज्म के कारण जानी जाती रही। साल 2002 में उन्होंने नारीवादी सिद्धांतों को जमीनी कोशिशों से मिलाने के लिए दक्षिण एशियाई नेटवर्क संगत की स्थापना की। यह संस्था ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं की समाज की वंचित महिलाओं के लिए काम करती है। दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करता कैंपन 1 बिलियन राइजिंग भी कमला की पहचान है। कमला दीदी दुनिया से जरूर चली गई, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहेंगी हमारी आवाजों में, हमारी संघर्षों में। यूं तो इस साल और भी कई मामलों ने हमें अपनी छाप छोड़ी, जैसे टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के परिवार को कुछ लोगों ने जाति सूचक गालियां यह कहते हुए दी कि हार की जिम्मेदारी वंदना कटारिया और उन जैसे दलित खिलाड़ी की है। वंदना को उनकी जाति के लिए बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। इस साल एक और अनहोनी ने इमोजी की तर्ज पर हिंदी में हिमोजी बनाने वाली किरदारों में से महिलाओं की हक की आवाज बुलंद करने वाली अलबेली अपराजिता शर्मा को हमसे छीन लिया। अपने किरदारों के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाने वाली अपराजिता बिना किसी हो हल्ला के प्रतिशोध की एक बुलंद आवाज बन गई थी। उनका व्यक्तित्व जितना चुलबुला था, उतनी कलम उतनी ही मजबूत। गौरतलब है कि आजादी की लड़ाई से लेकर चिपको आंदोलन तक देश में महिलाओं के संघर्ष की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यूं तो निर्भया मामले से लेकर किसान मोर्चा तक महिलाओं से सजगता और साहस पहले भी कई मौकों पर दिखा है। साल 2012 में निर्भया मामले के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां इंडिया गेट पर जमा हुई। उन्हें पुलिस की लाठियां और वाटर कैनन झेले, लेकिन अपने हौसला और दृढ़ता से महिलाओं ने सरकार को यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए बाध्य किया। महाराष्ट्र में मार्च 2018 में महिला किसानों ने छीले हुए नंगे पैरों की तस्वीरें आज भी इंटरनेट के ऊपर मिल जाती हैं। यह नासिक से मुंबई तक किसानों की एक लंबी रैली थी, जिसमें महिला किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बाद नवंबर 2018 में कर्ज माफी की मांग को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से महिला किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंची थी। रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ती हुई औरतें सबरीमाला मंदिर हो या हाजी अली दरगाह, हिंसक प्रदर्शनकारियों के सामने अपनी जान जोखिम में डालकर भी मंदिर पहुंची। महिलाओं की इस ताकत में उम्र की कोई सीमा नहीं। युवा, उम्र दराज और बुजुर्ग, हर उम्र की महिला के हौसले बुलंद नजर आते हैं। यूं तो महिलाओं के संघर्ष ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन साल 2020 में जिस तरह नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी, जिस तरह साल 2021 की सर्द रातों में महिलाओं ने किसान आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद की, उसके आगे आने वाले दिनों में महिला आंदोलन की एक नई इबादत लिख दी है। साभार newsclicks.com, सोनिया यादव। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।